Hello graduates and masters, this is Neil Chaudhary and this is my fourth video on YouTube. First of all, I'm really very sorry to huge gap of video uploading. आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिगनर्स के लिए है। बिगनर्स एक्चुअली क्या करते हैं कि सारे बिगनर्स का फंडा क्लियर होता है कि हमें जहां भी सैलरी ज़्यादा ऑफर होगी हम अपनी स्टार्टिंग वहीं से करेंगे, लेकिन ये जो डिसीजन है ये बहुत ही इमेच्योर डिसीजन है। और ऑब्वियसली जो भी नया मास्टरेट है, ग्रेजुएट है, वो इमेच्योर होता है कॉर्पोरेट सेक्टर को लेके, उसे कुछ पता नहीं होता कॉर्पोरेट सेक्टर को लेके। सो उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि हमें अपना कैरियर कैसे ऑर्गेनाइजेशन से शुरू करना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज में, हमारे आने वाले फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब जो मेरी राय है उसमें में से कुछ चीज़ें जो एक्सेप्शंस हैं वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। मैं ये जो अपनी राय रख रहा हूँ वो राय उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने मैनेज से या आईआईपीएम से, बीएचयू से, पंतनगर से या हर एक वो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट जहाँ पे कारपोरेट सेक्टर का इंटरेक्शन इंस्टीट्यूट के साथ होता है। क्योंकि जिस भी इंस्टीट्यूशन का कांटेक्ट या इंटरेक्शन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ होता है वहाँ के पढ़े हुए स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, एक इंटर्नशिप करने का मौका अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में मिल जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये सिर्फ 20 to 30% स्टूडेंट्स होते हैं। बाकी के जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं वो मैं बात करूं 60, 70, 80% जो बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं, एमएससी एग्रीकल्चर करते हैं, उसके बाद उनके पास कैरियर को स्टार्ट करने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, उन्हें पता ही नहीं होता है कि कौन कौन सी कंपनियां वर्क कर रही हैं, कैसे स्टार्ट करना है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज। ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली सभी अच्छे होते हैं, बट ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा और बुरा बनाती है वहाँ के एम्प्लॉय और वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी। सो अब मैं बात करूँ अगर तो सारे स्टूडेंट्स का मैंने शुरू में ये बात किया कि जहां वो पैसा ज़्यादा देखते हैं वहां वो माइग्रेट होने की कोशिश करते हैं स्टार्टिंग में। बट जब वो एक बार कोई गलत ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद उन्हें वो चीज़ समझ में आती है कि यार मेरे से गलती हो गई, ये ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं है। बट फिर उन्हें ऑर्गेनाइजेशन स्विच करने में बहुत ही सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी कठिनाइयों का सामना करने से बचें और जो मैं आपको बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू उसको आप अपनी जो आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, जो आप बिगिनिंग कर रहे हैं अपने जॉब कैरियर की, उसमें अप्लाई करें। और इन कठिनाइयों से बिल्कुल आप मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो फ्यूचर में होने वाली कठिनाई है आप उससे दरकिनार हो जाएंगे, बिल्कुल साफ बच जाएंगे। तो शुरू करते हैं मेन टॉपिक की बात कि हमें अपना कैरियर कहाँ से, कैसे ऑर्गेनाइजेशन से शुरू करना चाहिए। देखिए, मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया है, आप YouTube पे जाकर देख सकते हैं। मैंने उसमें डिस्कशन किया था सैलरी को लेके। तो मैं एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि सैलरी की अगर हम बात करें, क्योंकि आपके पास मैनेजमेंट की कोई डिग्री नहीं होती है, आप मास्टरेट करके आ रहे हो या बीएससी एग्रीकल्चर के आ रहे हो, तो वहाँ पे आपके पास मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट का कोई आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होता, कोई आपका डिग्री नहीं होती मैनेजमेंट की। तो आपको एज अ ट्रीट किया जाता है फील्ड पर्सन के रूप में, जो कि एक कंपनी का सबसे बेसिक लेवल की पोस्ट होती है। अब वो फील्ड असिस्टेंट हो सकती है, फील्ड ऑफिसर हो सकती है, मार्केट डेवलपमेंट ऑफिसर हो सकती है। डिफरेंट कंपनियां डिफरेंट नाम से अपने फील्ड स्टाफ को रखती हैं। इसमें जो सैलरी होती है वो वेरी करती है 12 to 15 या मैक्सिमम 16। अगर कोई ये बोलता है कि फील्ड लेवल पे उसे 20,000 मिलता है तो ऐसा रेयर ही होता है, और इट्स डिपेंड ऑन स्टेट एंड बिजनेस। और मैं स्टेट की भी बात नहीं करूं, अगर बिजनेस किसी स्टेट में या किसी पर्टिकुलर लोकेशन का बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे ऐसा संभव है, लेकिन ऐसा सिर्फ 5% होता है। 95% केसेस में यही होता है कि 12 से 15,000 के बीच जो फील्ड लेवल की पोस्ट होती हैं उनकी सैलरी होती है। तो अब इसमें लोगों को कहाँ उनके डिसीजंस गलत होते हैं। देखिए, जब कोई एक स्टूडेंट जब आता है नया नया ऑर्गेनाइजेशन में तो वो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ढूंढता है
कि उसे वहां पे एफर्ट्स कम लगाने पड़े, काम कम करना पड़े, पैसे आसानी से मिल जाए, वो ये सोचता है कि मैं रूम पे बैठ के पैसा कमाना चाहता हूँ। तो ऐसा संभव तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी छोटी मोटी कंपनियां होती हैं जो अपने फील्ड्स में बंदे रखती हैं, लेकिन उनका प्रॉपर जो एक होता है रिपोर्टिंग वो नहीं लेती, या फिर प्रॉपर उनसे वर्क नहीं, एक सिस्टम में नहीं आती वो चीज़ें, तो लोग काम करने से बच जाते हैं। तो उन्हें वो चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। लेकिन जब वो और वो 1-2 साल जो होता है वो ऐसे निकलने के बाद, जब लड़कों को लगता है, जो जिसने अपनी कैरियर स्टार्ट करी है, उन्हें लगता है कि अब मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, या फिर अब मुझे ऑर्गेनाइजेशन स्विच करने की ज़रूरत है, तो उन्हें जो बड़ी पायनियर कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, वो उन्हें पूछती तक नहीं है। उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि बड़ी कंपनियां, मैं ऐसा नहीं कहता कि छोटी कंपनियों में काम नहीं होता, लेकिन छोटी कंपनियों में सिस्टम से काम नहीं होता। सिर्फ इतना ही गैप होता है जो एमएनसी को इंडियन कंपनी या लोकल कंपनी से अलग करती है। सिस्टम में रह के काम करना और विदाउट सिस्टम काम करना, यही वो एक चीज है जो फर्क करती है एमएनसी में और एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन में मैं बात करूं तो वहां पे जब आप कैरियर स्विच करेंगे, जब आप ऑर्गेनाइजेशन स्विच करेंगे, तो वहां जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो ये देखते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन फिर वहां पे खत्म हो जाती है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है ये मैटर बाद में करती है, पहले ये मैटर करता है कि आपने प्रीवियसली किस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करा हुआ है। तो अगर, जैसे कि मैं एक बात करूं कि अगर कोई लड़का, एक टेरिटरी मैनेजर की पोस्ट खाली है किसी लोकेशन पे, और अगर कोई लड़का जो कि लोकल कंपनी में काम किया हुआ है एज अ फील्ड असिस्टेंट, और एक कोई लड़का जो कि एमएनसी कंपनी में काम किया हुआ है एज अ फील्ड असिस्टेंट, और अगर इंटरव्यू होता है और दोनों के नंबर्स बराबर आते हैं, फिर भी प्रेफरेंस मिलता है एमएनसी वाले ही बंदे को। उसका रीजन, क्योंकि उसने सिस्टम में रह के काम किया है,